ठीक है, हम बात कर रहे थे पिगमेंट्स के बारे में, नहीं? पिगमेंट्स में फर्स्ट हमने पढ़े हैं क्लोरोफिल्स, और क्लोरोफिल्स के बारे में हमने बताया कि भाई दो ही क्लोरोफिल हमें याद करने हैं, एक तो क्लोरोफिल ए याद करना है और दूसरा क्लोरोफिल बी याद करना है। दूसरे नंबर पे जो पिगमेंट्स पढ़े हमने उनका नाम था कैरोटिनॉइड्स, और हमने कहा कि कैरोटिनॉइड्स क्लोरोफिल ए के साथ यूनिवर्सल होंगे, जहां जहां क्लोरोफिल ए मिलेगा। और कहां कहां मिलेगा क्लोरोफिल ए? वाटर स्प्लिट करने वाले ऑर्गेनिजम्स में, जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए आपको पक्का मिलेगा। और जहां भी क्लोरोफिल ए होगा साथ में कैरोटिनॉइड का होना जरूरी है, क्योंकि कैरोटिनॉइड्स वो पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल ए को बचाते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। कल मैंने आपको तरीका भी बताया था उसका। और तीसरे नंबर पे मैंने पिगमेंट्स आपको बताए थे बच्चे फाइकोबिलीन्स। क्या बताए थे? फाइकोबिलीन्स। इन फाइकोबिलीन्स को क्या है कि बिली प्रोटीन्स भी कहा जाता है। आपको ये बात समझनी है कि भाई क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स तो होते हैं लिपिड नेचर के और डिसॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम बताते हैं। फाइकोबिलीन्स हमें पढ़ने नहीं है, कारण उसका यह है कि हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और जो फाइकोबिलीन्स हैं इनमें दो टाइप आपने पढ़े हैं, एक तो फाइकोसाइनिन और एक फाइकोइरिथ्रीन। एक तो फाइको और फाइकोइरिथ्रीन। आप बताइए, फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर का और फाइकोइरिथ्रीन जो होता है वो रेड कलर का। और ये आपने पढ़े थे बच्चे साइनोबैक्टीरिया में और रेड एल्गी में, और वो दोनों ही लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसलिए आप बताइए कि इनको हमें यहां पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत। तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स पर रहेगा। ठीक है? और कल मैं आपको क्लोरोफिल ए बता चुका हूं, उसकी स्ट्रक्चर बता दी है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बताया था मैंने आपको, और यह भी कहा था कि लाइट जरूरी है बच्चे क्लोरोफिल ए का सिंथेसिस करने के लिए। और कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल्स को बचाते हैं किससे? कैसे? दो तरीके मैंने आपको ये समझाए थे। एक तो भाई ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाए। दूसरा, वाटर टूटता है तो वाटर टूटने से जो ऑक्सीजन आती है, नेसेंट ऑक्सीजन, उसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम भी किसका है? कैरोटिनॉइड्स का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल्स दोनों में से ज्यादा स्टेबल पिगमेंट कौन है? कैरोटिनॉइड्स। और हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि अगर किसी प्लांट को डार्क में रखा जाता है तो प्लांट येलो या फिर येलो ग्रीन, पेल ग्रीन हो जाते हैं, यस और नो? तो उस प्लांट के येलो होने का कारण हमने कहा था भी क्लोरोफिल का क्या नहीं हो पा रहा? सिंथेसिस नहीं हो पा रहा। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ हमने ये बात भी बताई कि भाई क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कैरोटिनॉइड तो होते हैं जो अपना कलर दिखाते हैं, क्योंकि वो डैमेज नहीं होते, क्योंकि वो स्टेबल पिगमेंट है। क्लियर है बात या नहीं? तो ये पिगमेंट्स में कंप्लीट कर चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दूसरी रिक्वायरमेंट है वो लाइट। क्या है? लाइट के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है? तो बताइए, फोटोसिंथेसिस के दौरान दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट है। और फोटोसिंथेसिस आपको याद करना है बच्चे की विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। बताइए, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की लाइट में। आपको मैं क्लियर कर दूं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको कहा जाता है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो 390 टू 760, 390 टू 760। एनसीईआरटी ने इसको क्या किया? राउंड फिगर में ले लिया, 400 टू 700 कर दिए। वैसे आपको फोटोसिंथेसिस बताना है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, 390 से कम नहीं, और 700 तक बताते हैं हम बेसिकली पिगमेंट्स के बेस पर। ठीक है बात या नहीं? तो एनसीईआरटी ने हमें ये फिगर पढ़ाया राउंड में कि भाई 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। आप बताइए, हम इस वेवलेंथ को PAR के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? बताइए, 700 से अगर ज्यादा लाइट हो जाएगी तो इसको हम इंफ्रारेड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इंफ्रारेड लाइट पर फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो आप बताइए यस, वो है बैक्टीरिया। कौन है? आप बताइए कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये 870 नैनोमीटर तक की लाइट पर फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव करना सीखा है। तो जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं किस पर? इंफ्रारेड लाइट पर। सही है बात या नहीं? और आप बताइए, 400 से अगर कम लाइट होती है तो उसे हम यूवी के नाम से जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। अब बात आती है, क्या यूवी लाइट पर कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता है?
अब फिर से बच्चा कंफ्यूज है कि भाई नो बोलेंगे तो सर एक्सेप्शन यस बता देंगे, यस बोलेंगे तो सर एग्जाम्पल पूछेंगे। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि अल्ट्रावायलेट लाइट पर कोई भी फोटोसिंथेसिस करता हुआ ऑर्गेनिज्म हमें नहीं बताना है। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। आज अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले भी लेते हैं, हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, रेड एल्गी के कुछ मेंबर ऐसे हैं, फिजिक्स पढ़ते हो ना, C = 1/λ, कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। इसका मतलब यूवी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सही है बात या नहीं? तो आप सोचो बच्चे, डीप ऑफ द सी के अंदर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन जो होता है वो यूवी लाइट का ही हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो कुछ ऐसे रेड एल्गी के मेंबर हैं जो डीप ऑफ द सी में प्रेजेंट हैं, जहां नॉर्मल लाइट पहुंच ही नहीं पाती, तो वो तो फोटोसिंथेसिस यूवी में ही करते हैं। ऐसे कुछ मेंबर हमें मिले हैं, लेकिन हमें इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत। उसका रीजन ये है क्योंकि आप फ्यूचर में क्या है कि जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना बच्चे, तो आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो म्यूटेजन भी है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो बताइए फोटोसिंथेसिस तो करेगा, साथ में उसका म्यूटेशन भी हो जाएगा, तो इसका मतलब वो अपने बेसिक कैरेक्टर्स को भी छोड़ देगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए आप अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए किसी का भी मतलब एग्जांपल याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया आपको याद करना है कि इंफ्रारेड लाइट पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है बात? यस और नो? फिर आप बताइए कि जब हम 400 से 700 नैनोमीटर की बात करते हैं, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हम एक व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं। ये जो व्हाइट लाइट आपको दिखाई दे रही है, जो आ रही है, सही है बात या नहीं? इसमें टोटल 7 रंग हैं। कितने? इसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसे हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर। ये 7 रंग हैं। सही है? सातों रंग का मिक्सचर जो है बच्चे वो व्हाइट लाइट है। सही है बात या नहीं? फिर बच्चे को जैसे मैं कहता हूं कि जो सनलाइट आ रही है उसमें ये 7 रंग है, विबग्योर है, तो इस विबग्योर को पूरे को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस तो पूरे स्पेक्ट्रम में हो रहा है। अब जैसे मैं ये बात बच्चे को बोलता हूं तो बच्चे के दिमाग में बात एक और चल पड़ती है, इसका मतलब इस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बोले यस। मैं कह रहा हूं जिस लाइट में आपको दिखता है उसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेता है। बहुत तेज लाइट अगर आपकी आंखों में मारी जाए तो क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। प्लांट के साथ भी ऐसा ही है। बहुत तेज लाइट अगर उसको दी जाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं करेगा। सही है? अगर लाइट कमरे की सारी मैं बंद कर दूं तो क्या आप अच्छे से किताब पढ़ पाएंगे? तो कम लाइट में आप पढ़ भी नहीं पाते। मतलब आपके साथ भी प्रॉब्लम है, तो बोलो प्लांट के साथ भी प्रॉब्लम है। तो जैसे हम कम लाइट में नहीं देख पाते, हम ज्यादा लाइट में नहीं देख पाते, वैसे ही प्लांट्स भी ज्यादा लाइट में और कम लाइट में फोटोसिंथेसिस, वो भी इसी विजिबल स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर बच्चा सोचता है कि अच्छा इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इसका मतलब हम फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं करवाते? तो आप ये समझे बच्चे कि ये लाइट हमने हमारे लिए बनाई है, प्लांट्स के लिए नहीं। अगर हम ये प्लांट्स के लिए बनाते तो इन लाइट्स का सबसे ज्यादा यूज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सी में होता, क्योंकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको समुद्र में मिलता है जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। तो ये आप लाइटें अपने घर पे नहीं, समुद्र में सबसे ज्यादा लगाते। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो उनका काम तो बोलो नेचुरल लाइट से चल ही रहा है। और जितनी सनलाइट अर्थ पे आ रही है, जितनी सनलाइट आप उसका 1 से 2% ही यूज कर रहे हो फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका मतलब लाइट जो बाहर से आपको सनलाइट मिल रही है वही सफिशिएंट है हमारे लिए, तो जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इस लाइट का यूज नहीं करते फोटोसिंथेसिस में। लेकिन फोटोसिंथेसिस इस लाइट में भी हो सकता है, ये बात दिमाग में रखिए आप। क्लियर है यहां तक? यस और नो? ठीक है। तो आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस जिस वेवलेंथ पे होता है उसे हम PAR के नाम से जानते हैं। इसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने रंग हैं, तो आप बताते हैं इसमें 7 रंग हैं। कितने? 7 रंग हैं। तो बच्चे के बाद दिमाग में फिर अगली चलती है कि भाई इन 7 रंग में क्या फोटोसिंथेसिस सभी कलर्स में इक्वली होता है? क्या इक्वल अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की रेंज चलती है या इक्वल एफिशिएंसी के साथ चलती है? तो बताइए ऐसा नहीं है। और ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी TW एंजलमैन ने। और मैंने आपको ये बात कही थी कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइट के बारे में तो TW एंजलमैन के बारे में जरूर क्लियर करूंगा आपसे ये बातें। तो पहले मैं आपको TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, उनका कंक्लूजन बताऊंगा, फिर अपने लाइट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? बताइए कि TW एंजलमैन जो है उन्होंने एक यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जैसे ये अपने पास एक
बीकर है, इस बीकर में उन्होंने लिया पानी और पानी में उन्होंने डाल दिए बहुत सारे बैक्टीरिया। क्या डाल दिए हैं? बैक्टीरिया डाल दिए हैं बहुत सारे। बताइए कि बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया थे। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपने रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो हैं, या एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो आप बताइए कि इन्होंने यूज किया एरोबिक बैक्टीरिया को। किसको यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। तो जैसे इन्होंने बीकर में एरोबिक बैक्टीरिया डाले तो वो सारे के सारे सेटल डाउन हो गए। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते हुए लिखा हुआ मिलेगा सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। क्यों? तो सस्पेंशन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो इस बीकर में नीचे इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे, तो सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बोला उन्होंने। ठीक है बात। फिर आप बताइए कि इसमें उन्होंने यूज किया बच्चे एक एल्गी का, एक फिलामेंटस एल्गी, बोलो क्लेडोफोरा। फिलामेंटस एल्गी कौन सी? क्लेडोफोरा। आपने फिलामेंटस एल्गी पढ़ी है अलग अलग, एक स्पाइरोगायरा और एक क्लेडोफोरा कॉमन एग्जांपल है एल्गी में। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बताइए क्लेडोफोरा एल्गी, एल्गी मतलब प्लांटी, प्लांटी मतलब वाटर यूज करती है और ऑक्सीजन क्या करती है? रिलीज। तो आप बताइए कि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजेनिक है। क्या है? तो बताइए ऑक्सीजेनिक टर्म लगती है फोटोसिंथेसिस के लिए और एरोबिक या एनारोबिक टर्म होती है रेस्पिरेशन के लिए। तो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो एल्गी है वो ऑक्सीजेनिक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? फिर आप बताइए इन्होंने ऊपर से क्या किया बच्चे? लाइट गिराई। कौन सी लाइट? लेकिन इस व्हाइट लाइट को गिराते टाइम उन्होंने ध्यान रखा कि इस लाइट को उन्होंने निकाला प्रिज्म में से। किस में से? और जब प्रिज्म में से ये व्हाइट लाइट निकलेगी तो बोलो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर्स में, तो बोलो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बोलो विबग्योर। ये 7 रंग हो गए। ठीक है। अभी जब ये 7 रंग आप पढ़ते हो ना लाइट के, तो अभी आप इस लाइट को बोलना शुरू करो। बोलो मोनो क्रोमैटिक लाइट। क्रोम का मतलब होता है कलर और मोनो मतलब होता है सिंगल। कि अभी जो 7 कलर की लाइट थी ना बच्चे, व्हाइट लाइट जो दिखाई दे रही थी, वो 7 अलग अलग रंग हो गए। तो बोलो मोनोक्रोमैटिक लाइट हो गई। क्या हो गई है? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक का मतलब समझ पा रहे हैं आप? क्या? सिंगल कलर लाइट। सही है। और हमें पता यह करना है कि सिंगल कलर लाइट जो 7 रंग है उनमें से कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, यही तो पता लगाना चाह रहे हो आप। यस और नो? ठीक है। तो आप बताइए कि यह पता हम नहीं लगाएंगे, यह पता हमें लगा के देगा एरोबिक बैक्टीरिया। पूछो कैसे? बोलो जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा ज्यादा, बोलिए जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा उस लाइट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी क्या होगा, और जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्या होगा वहां बैक्टीरिया ज्यादा जाएंगे, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन की भूख है। सही है बात या नहीं? तो नोटिस किया उन्होंने कि भाई 7 रंग के अंदर बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया जो थे ना 7 रंग में बैक्टीरिया थे, यहां भी, लेकिन ब्लू कलर में और रेड कलर में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कलेक्ट हुए। कहां पर? ब्लू और रेड लाइट में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्या हुए? कलेक्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड लाइट। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अल्टीमेटली TW एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम समझाया कि स्पेक्ट्रम में मोनोक्रोमैटिक लाइट में जो सबसे ज्यादा एक्शन है वो कौन सी लाइट में होता है? ब्लू और रेड में। तो उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ब्लू रेड बताया। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ब्लू रेड बताया। किन्होंने? और अगर यहीं पर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप बताइए वॉयलेट में बैक्टीरिया थे, इंडिगो में थे, ब्लू में और भी ज्यादा थे, ग्रीन में कम थे, येलो ऑरेंज में ज्यादा थे, रेड में तो सबसे ज्यादा थे।
रेड में तो सबसे ज्यादा थे, तो ब्लू और रेड में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो यहां उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो है ना बच्चे, वो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है एक तो ब्लू लाइट के अंदर और एक आपको दिखाई दे रहा है रेड लाइट में। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं ना बच्चे, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया से बना रहा हूं कि वॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरिया इंडिगो में है, इंडिगो से ज्यादा बैक्टीरिया ब्लू में है, और ब्लू से आगे ग्रीन में बैक्टीरिया कम है, ब्लू में बैक्टीरिया कम है। और उसके बाद फिर येलो ऑरेंज में बढ़ते गए, रेड में ज्यादा हुए, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी क्लिडोफोरा की खत्म हो गई, क्योंकि लाइट इतनी ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो ग्राफ फिर से नीचे आ गया। आप देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 210 का जो सेकंड ग्राफ है, ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, 210 नंबर पेज का जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ में स्टार्टिंग में देखो, पहले तो ग्राफ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सही है। और तीनों ग्राफ के लिए नीचे नीचे वेवलेंथ लिखी है उन्होंने 400 से 700 तक। तो इसका मतलब ब्लू लाइट के अंदर बैक्टीरिया ऊपर मतलब नंबर ज्यादा थे, ग्रीन में कम थे, फिर उसके बाद रेड में ज्यादा थे। तो ग्राफ ऐसा ही बना हुआ है हमारे पास। तो बोलो जो सेकंड ग्राफ है ना, सेकंड ग्राफ, ये कंक्लूजन ऑफ टी.डब्ल्यू. एंजलमैन है, एक्सपेरिमेंट ऑफ टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का कंक्लूजन है। कौन सा ग्राफ? सेकंड वाला ग्राफ। तो यही ग्राफ बनाया मैंने, देखो आपके सामने, सेकंड वाला ग्राफ, सही है। आप मेरे को बताओ कि ये कैसे समझ पाते हो आपकी ग्राफ, यहां पर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है, यहां कम हुआ है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया से। अच्छा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा कलेक्ट क्यों हो रहे हैं? तो अल्टीमेटली मैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन निकलने के बेसिस पर मेजर कर रहा हूं। आप ग्राफ का वाई एक्सिस पढ़ो, देखो, मेजर्ड बाय O2 रिलीज्ड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं, हाँ, तो आप बताइए कि मेजर करते हैं हम इसको ऑक्सीजन निकलने के अमाउंट से। जिस एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है वहां फोटोसिंथेसिस भी, और जहां बच्चे फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम निकल रही है वहां फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा है। तो बताइए कि जो सेकंड ग्राफ है ना, सेकंड ग्राफ, ये कंक्लूजन है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट का। क्लियर है बात अच्छे से? हाँ, ठीक है बेटा। आप लोग ना आजकल प्लीज काउंटर पे मत आइएगा। कल मैंने शाम को बच्चों को 5 बजे का टाइम दिया था, कोई आया था? अच्छा, कोई नहीं आया, ठीक है। मेरे को तो कल थोड़ा लग रहा था कि कल क्या हुआ था कि क्लास मर्ज कर दी थी इन्होंने, तो आज फिर मैंने पूछा सिकंदर सर से कि अगर करना चाहो तो देख लो। कल तो मैं कॉल आया मेरे पास दोपहर में कि भाई क्लास मर्ज कर रहे हैं, अब आप बताओ क्या कर रहे हैं। इवनिंग में बच्चे थोड़े कम थे इसलिए, क्योंकि वो आए नहीं ना बच्चे छुट्टी से, उनको लग रहा है कि सैटरडे संडे मतलब 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मंडे को शुरू करेंगे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इस वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है फ्लो। और दूसरा क्या, बिहार में छठ पूजा भी है, और जो घर गया है फिर वो क्या सोचता है कि यार अपने तो अब त्योहार मना के चलेंगे। तो वो तो मान लो स्टेट फेस्टिवल है एक तरह से बिहार का, है ना। तो इसलिए तो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा कोटा के अंदर इस टाइम पे। तो आप कल मतलब मंडे से आइए कंटिन्यूस, है ना, क्लासेस फिर से मैनेज हो जाएंगी। आज का मुझे खुद भी नहीं बताया अभी तक, मैं बात करके देखूंगा। अगर आज भी मर्ज हो जाती है क्लास तो ठीक है, बड़े रूम में पढ़ा देंगे। उसमें क्या थोड़ा एफिशिएंसी कम हो, मतलब ठीक हो जाती है, कम बच्चों में एनर्जी नहीं बनती। जैसे आप लोग तो ठीक बैठे हो। चलें आगे। तो बातें बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग, है ना, मैं चला जाऊंगा तब करिए आप। अरे ये क्या हो गया? चलो बात करते हैं ग्राफ नंबर 1 की। पहले 2 नंबर ग्राफ तो मैंने समझा ही दिया आपको, तो 1 नंबर ग्राफ की बात कर रहा हूं। उसमें देखिए एक्स एक्सिस है ना, इस पे तो डिफरेंट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन की बात करी है, और वाई एक्सिस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो यहां 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की लाइट के बारे में लिखा गया है, जिसमें हमारे पास 3 अलग अलग ग्राफ है, 3 लाइनें, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड। सही है। तो पहले मैं क्लोरोफिल बी का ग्राफ बना रहा हूं। फिर मैं बनाऊंगा क्लोरोफिल ए का ग्राफ, फिर मैं बनाऊंगा कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ, है ना।
7 रंग हैं, बोलो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही है। इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे जो क्लोरोफिल है वो ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं। ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। कौन, क्लोरोफिल्स। आप बताइए कि जो ग्रीन कलर की लाइन खींची ना मैंने, कौन से वाली, ग्रीन कलर की, ये जो ग्राफ है ना बच्चे, ये ग्राफ क्लोरोफिल बी का है, क्लोरोफिल बी का है, सही है। ब्लू कलर की लाइन जो मैंने खींची है ये ग्राफ क्लोरोफिल ए का है, और जो मैंने येलो कलर की लाइन बनाई है ना बच्चे, ये ग्राफ कैरोटीनॉइड का है। कितने बच्चों के पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, सबके पास है। तो आप प्लीज अपने ग्राफ्स को चेक करिए बच्चे, अगर आपके पास एडिशन ओल्ड हुआ 2017 से पहले का, तो आपको ये मार्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी, ठीक है। यहां आप देखिए आपके ग्राफ्स जो है वो 3 लाइनों में, ब्लू कलर की लाइन क्लोरोफिल ए है, उसमें ग्रीन कलर की लाइन क्लोरोफिल बी है, और येलो कलर की लाइन जो है वो कैरोटीनॉइड्स हैं। अगर आपके पास एडिशन पुराना है तो शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसको प्लीज एक बार आप मैच जरूर करिए ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। है किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 2018 या उसके बाद का ही एडिशन है। क्लियर है बात यहां तक। आप बताइए कि भी जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो खुद ग्रीन कलर के हैं, आप बताइए कि जो कलर जो दिखता है किसी का भी, वो कलर वो दिखता है जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर के हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल ग्रीन कलर को तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे, सही है बात या नहीं। तो बोलो वॉयलेट से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं इंडिगो को, इंडिगो से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्लू को, सही है। लेकिन ब्लू के बाद जो वेवलेंथ आई वो किसकी आई, तो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ सडन नीचे आ गया, और उसके बाद ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन रेड लाइट में फिर 700 तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट को तो एब्जॉर्ब करते ही नहीं है, इसलिए ग्राफ ऐसा बन रहा है एब्जॉर्प्शन का। क्लियर है बात या नहीं। और कैरोटीनॉइड्स जो है बच्चे वो येलो ऑरेंज लाइट में नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज लाइट के होते हैं, कलर के होते हैं। तो इसका मतलब वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इनको बढ़िया से एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आप देखिए कैरोटीनॉइड के ग्राफ को मैंने ग्रीन कलर में नीचे नहीं दिखाया, क्योंकि कैरोटीनॉइड तो कलरफुल होते हैं। तो जिस कलर का कैरोटीनॉइड होगा उस कलर में उसका ग्राफ नीचे आएगा, और कैरोटीनॉइड ग्रीन कलर के नहीं, कलरफुल होते हैं, और मोस्टली येलो ऑरेंज। क्लियर है बात या नहीं। इसलिए ग्रीन कलर में मैं ग्राफ को नीचे नहीं लाया, एक चीज। दूसरी बात, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ए से भी ज्यादा कर रहा है। लाइनों का ख्याल रखा है बच्चे मैंने, ध्यान रखिए आप ये बात का। क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ए से भी, लेकिन ए रेड लाइट का बी से ज्यादा कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। मतलब ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी ए से भी ज्यादा करता है, और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ए बी से ज्यादा करता है। क्लियर है बात अच्छे से। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है, इसमें आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आया है? बढ़ूं आगे, चलो ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं अब अपने फिर से। ये ग्राफ छोटा करने के बाद लास्ट बेंच तक दिख तो रहा है ना आपको? हाँ बच्चे, मैं क्या अगले पेज पे जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं यहीं पर समझाना चाह रहा हूं सारी बातें। बढ़ूं? अब बताइए कि भाई अपने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ग्राफ की बात करते हैं। वही बात है, एक्स एक्सिस पे रेट है, वाई एक्सिस पे वेवलेंथ है ना। तो रेट का जो ग्राफ है, किसका? रेट का जो ग्राफ है, वो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो पहले तो रेट बढ़ती है, फिर रेट कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। ऐसा ही ग्राफ है, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी फिर कम होगी, ऐसा ही ग्राफ बना हुआ है, हाँ या ना? ऐसा क्यों हुआ? बोलो, ब्लू लाइट में देखो ग्राफ ऊपर गया, रेड लाइट में ग्राफ, सही है बात या नहीं? तो आप बताइए ब्लू और रेड में फोटोसिंथेसिस क्यों? नहीं, क्योंकि ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा निकली, वो तो हमें बताया उसने कि भाई ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है।
लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा ब्लू और रेड में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल्स ब्लू और रेड का एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं? तो आप बताइए, अगर एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू रेड है ना, तो आप बताइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी ब्लू रेड है? बताइए, क्लियर है बात या नहीं? बताइए, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल्स। मतलब क्लोरोफिल जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, उसी में ही फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या है, उसी में फोटोसिंथेसिस भी क्या है? ज्यादा है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब मेरे पास पिगमेंट कितने, तो किस पे डिपेंड करता है तीनों में से? बोलो, तीनों पर। एक्शन स्पेक्ट्रम किस पर डिपेंड करता है? तीनों पे डिपेंड करता है। लेकिन इन तीनों में से मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। तीनों में से मेजर कौन है? क्लोरोफिल ए है। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं आपको। ये जो ग्राफ है ना बच्चे, ये 400 से 700 तक की वेवलेंथ का है। ये जो ग्राफ है, ये भी 400 से। आप इस ग्राफ को उठाइए, इसके ऊपर रखिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? रेट का ग्राफ जिस भी पिगमेंट के साथ ओवरलैप कर गया, वो पिगमेंट मेन पिगमेंट या मेजर पिगमेंट होगा। मेनली रेट उसी पर डिपेंड करेगी। हालांकि डिपेंड तीनों पे करती है, लेकिन मेनली उसी पे डिपेंड करेगी। तो मेजर पिगमेंट वही होगा। तो जैसे मैंने इस ग्राफ को इसके ऊपर रखा ना तीनों को, तो मैंने नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर का ग्राफ था ना क्लोरोफिल बी का, वो तो रेट के ग्राफ को भी क्रॉस कर गया। पीक ज्यादा है ना इसकी, तो ये क्या कर गया? रेट के ग्राफ को भी क्या कर गया? तो मेरे को समझ में आया कि रेट जो है ना क्लोरोफिल बी पे तो डिपेंड नहीं करती मेनली, क्योंकि इस पे डिपेंड करती तो इसका ग्राफ इसके ऊपर से आता, और यहां रेट तो कम रह गई और एब्जॉर्प्शन पीक उसका ज्यादा है। जब मैंने कैरोटिनॉइड्स को देखा तो कैरोटिनॉइड्स जो थे बच्चे, वो येलो ऑरेंज लाइट में नीचे गिर गए, लेकिन रेट तो रेड में भी बढ़ गई है। तो फिर मैंने देखा कि ये भी मेजर पिगमेंट तो नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसको मैच किया बच्चे किसके साथ? क्लोरोफिल ए के ग्राफ के साथ, तो मैंने पाया कि भाई ए के ग्राफ के साथ ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। रेट का ग्राफ क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन के ग्राफ के साथ, अगर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो रेट भी, एब्जॉर्प्शन कम होता है तो रेट भी, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो रेट भी। तो इसका मतलब हमने कहा कि भाई रेट का ग्राफ मतलब ग्राफ ऑफ द एक्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप्ड टू ग्राफ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो हमने कहा कि क्लोरोफिल ए इज मेजर पिगमेंट, लेकिन रेट डिपेंड तीनों पे करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको आप कैसे समझाते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं आपको। आप अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये ओवरलैपिंग 1-to-1 ओवरलैपिंग है? 1-to-1 ओवरलैपिंग का मतलब होता है 100% ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी देखिए पेज नंबर 210, जो ग्राफ दिए गए हैं उसके साथ में जो लास्ट पैराग्राफ है ना बच्चे थ्योरी का, वहां एक क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या कि ये 1-to-1 ओवरलैपिंग है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1-to-1 ओवरलैपिंग क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का ओनली पिगमेंट नहीं है, यहां साथ में एसेसरी पिगमेंट बी और कैरोटिनॉइड भी काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे समझा सकते हैं? इसको बताइए, हम ग्रीन लाइट की वेवलेंथ से समझा सकते हैं। किससे? पूछो हाउ। आप बताओ कि ग्रीन लाइट में क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन जितना कम है ना, रेट उतनी कम नहीं है, इतना गैप है। सही है बात या नहीं? और ये इतना गैप क्यों आया? क्योंकि जिस ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, कैरोटिनॉइड तो एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसका मतलब ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल नहीं कैरोटिनॉइड की वजह से चल रहा है। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस एसेसरी पिगमेंट की वजह से चल रहा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, हम तो कर ही रहे हैं, हम चलवाएंगे आपका फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो थोड़ा कम चलवा पाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा,
वो सारी एनर्जी कैरोटीनॉइड उसको ट्रांसफर करते हैं। तो क्या ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है? हाँ, मोस्टली बच्चे याद कर लेते हैं कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर को क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट। नहीं, ग्रीन कलर को क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है, कैरोटीनॉइड नहीं। अगर ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता ना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ जाता बच्चे। लेकिन आप देखिए एनसीईआरटी ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि ग्रीन लाइट में रेट का ग्राफ उतना नीचे नहीं लाए जितना एब्जॉर्प्शन का ग्राफ नीचे लाए। और जो वो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चे, वो गैप किस वजह से दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, नाम क्या आपका है? पढ़ना नहीं है क्या आपको? ऐसे थोड़ी होता है भाई, आपकी शक्ल इधर है तो आप पढ़ रही हैं। पूछ लूं मैं आपसे 2-4 लाइनें जो अभी तक मैंने पढ़ाया है? तो कल एब्सेंट थी इसलिए दिमाग में डिसाइड करके बैठी हुई को समझ नहीं आएगा मुझे, हैं? यही है। फिर मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप एब्सेंट भी हो जाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, और कल वाला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है और वो मिलेगा आपको बढ़िया से। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, या बस हाथों की मैल उतारने के लिए आई हैं आप यहां पर? रगड़ रगड़ के बैठी, मैं हाथों की मैल उतारूंगी आज सारी। ऊपर रखिए बेंच पे दोनों हाथ, पेन पकड़िए हाथ में। हाँ जी, क्लियर है बात आपको? क्या बताना चाह रहा हूं मैं? हाँ, अच्छे से ना? तो आप बताइए कि जो रेट का ग्राफ है बच्चे, वो तीनों पे डिपेंड करता है। डिपेंड नहीं करता तो रेट फिर यहां पर नीचे आ जाते ना बिल्कुल ही। मेनली डिपेंड्स ऑन एंड मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कल एक लाइन पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था कैरोटीनॉइड्स ना केवल फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि क्लोरोफिल ए को बचाते भी हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 211 का पहला पैराग्राफ था, लास्ट की 3 लाइनें थी, है ना? क्या लिख रहे हैं? नॉट ओनली इनेबल ए वाइडर रेंज। आप बताइए, हमारे पास पूरा वेवलेंथ है 400 से 700 तक का। अगर आप देखो क्लोरोफिल बी देखोगे ना बच्चे, तो इतनी बड़ी रेंज है वेवलेंथ की जो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है, और इतनी बड़ी रेंज है कैरोटीनॉइड की जो एब्जॉर्ब करता है। मेजर पिगमेंट कौन है? बी और कैरोटीनॉइड तो एसेसरी हो गए। तो क्या एसेसरी पिगमेंट भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? बोलो, काफी बड़ी रेंज एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो लिख रहा है इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ इनकमिंग लाइट। ना केवल वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि इस दौरान फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते भी हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करते हैं। कल बताई थी मैंने ये बात भी आपको। क्लियर है यहां तक अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो तीनों ग्राफ्स में पूछो मुझसे। क्या ये ओवरलैपिंग 1-to-1 ओवरलैपिंग है? रफली ओवरलैप है? और अगर एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज में टर्म आ जाए सुपर इंपोज्ड, सुपर इंपोज्ड, तो आप बताना ठीक है। यहां हाँ, सुपर इंपोज्ड का मतलब है ओवरलैपिंग, लेकिन 1-to-1 ओवरलैपिंग नहीं है। सुपर इंपोज्ड आए तो ठीक है। कारण बताता हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 210 पे 3 ग्राफ दिए ना उन्होंने। ग्राफ के नीचे के तीनों डिस्क्रिप्शन देखो आप, 13.3 ए बी सी। सी में लिखा है उन्होंने, है ना, कि एक्शन स्पेक्ट्रम सुपर इंपोज्ड टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। तो यहां सुपर इंपोज्ड का मतलब बच्चे ओवरलैपिंग से है। तो अगर क्वेश्चन में कल को सुपर इंपोज्ड टर्म आए और आप कह दो कि ये तो टर्म हमने कभी सुनी है, एनसीईआरटी की ही, समझ रहे हैं बात या नहीं? चलो आगे बढ़े। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? 10th क्लास तो सबने पास करी है, हाँ, सीबीएसई से। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो कोई बात नहीं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर 10th क्लास में अंदर एक टर्म पढ़ते हो, क्रोमेटोग्राफी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, समझ रहे हैं बात या नहीं? क्रोमेटोग्राफी बेसिकली पिगमेंट्स का पता लगाने के लिए करवाते हैं हम। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। होता क्या है कि क्रोमेटोग्राफी में एक कांच का बड़ा सारा बर्तन होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं। एक प्लेट होती है कांच की जिस पे पेपर लगाया जाता है, इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जो आपको पढ़ाई गई है। और क्या करते हैं, जैसे अपने घर पे देखा आपने, टॉवल होता है ना, टॉवल या चादर या कोई कपड़ा, उसको क्या करो, उसका एक सिरा नीचे बाल्टी में पानी के अंदर डुबो दो, तो धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा और पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। ऐसा ही बस यही क्रोमेटोग्राफी है।
चैम्बर में नीचे की तरफ सॉल्यूशन रखा जाता है जिसमें कि ये प्लेट डूब जाती है और ये पेपर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ गीला होने लगता है, और हम क्या करते हैं, इस पे पिगमेंट्स लगा देते हैं। और जब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आता है ना, तो इन पिगमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कलर चेंज होता है, और उस कलर से डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा पिगमेंट कौन सा है, कलर से डिसाइड करते हैं। अगर इस पेपर पर जब ये सॉल्यूशन के साथ पिगमेंट क्या करें, रिएक्ट, क्या करें, अगर आपको कलर दिख जाए ब्लू ग्रीन, तो आप समझना को वो पिगमेंट कौन सा है। अगर आपको ये दिख जाए येलो ग्रीन, तो आप समझना कि क्या है। और अगर दिख जाए कैसा, येलो ऑरेंज, तो आप समझना कि पिगमेंट कौन सा, कैरोटीनॉइड्स। समझ रहे हैं बात या नहीं। और ये जो पेपर बनता है ना, ये पेपर जिसमें फाइनली आपको पिगमेंट्स के कलर दिख रहे हैं, अब इसको बोलेंगे क्रोमेटोग्राम। क्या बोलेंगे, तो बोलो ऑन क्रोमेटोग्राम क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, और कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज दिखते हैं। अब जैसे ये बात मैं पढ़ा के निकलता हूं बच्चे को बाहर, तो बच्चा फिर से काउंटर पे एक बात पूछता है, पूछो क्या सर, आपने तो कहा था कि जिस कलर का होता है उस कलर को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, और क्लोरोफिल ए कैसा दिख रहा है, ब्लू ग्रीन, और ये तो ब्लू कलर का जो ऑप्शन सबसे ज्यादा कर रहा है। आप बताओ, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है नेचुरली, ब्लू ग्रीन तो तब है जब वो केमिकल से रिएक्ट करता है। आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में जब हम ये करवाते हैं तब आ रहा है उसका ब्लू ग्रीन कलर। तो वैसे नेचुरली तो प्योर ग्रीन कलर का ही है ना वो। लीफ थोड़ी ब्लू ग्रीन कलर की होती है, लीफ तो ग्रीन कलर की होती है। उसको तो अब हम जब रिएक्शन करवाते हैं केमिकल के साथ तब वो आपको ब्लू ग्रीन दिखता है। तो बताइए ऑन क्रोमेटोग्राम क्लोरोफिल ए कैसा दिखेगा, बी कैसा दिखेगा, और कैरोटीनॉइड क्लियर। और ये बातें तीनों एनसीईआरटी की हैं, ये भी आपको याद करनी है बढ़िया से। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 210 पूरा हो गया आपका, 211 का पहला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। यहां तो कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो प्लीज मुझसे पूछिए आप। कोई भी नहीं। नहीं, वो पहले से नहीं, मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, ग्राफ जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का ही है, लेकिन वो राउंड फिगर में ग्राफ ले लिया ना। ग्राफ तो 390 से शुरू हो जाएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम तो 400 से पहले शुरू हो जाता है, इसलिए ग्राफ नीचे से नहीं ला रहे वो। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा ना एनसीईआरटी ने आपको राउंड फिगर में पढ़ाया है। समझ रहे हैं बात या नहीं। बस चलो बढ़े फिर आगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। आप बताइए कि इसमें ना एक बात देखो, पहले तो मैंने रिक्वायरमेंट आपको पिगमेंट पढ़ाया, दूसरा लाइट पढ़ाया, आज कंप्लीट कर दिया हमने लाइट। सही है, 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट होती है, उसमें विबग्योर है, विबग्योर के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू रेड है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी ब्लू रेड है, और मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। ये सारी बातें हमने समझा दी। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है CO2 और चौथी रिक्वायरमेंट है वाटर। ये दोनों के बारे में आप ऐसे एक एक लाइन याद करो कि जो वाटर होता है वो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, और जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, लीफ के पास आता है और काम होता है। सही है। अब पूछो एब्जॉर्ब कैसे होता है, पूछो जाइलम से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो मैं वहां इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, इसलिए सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं कि फोर्थ रिक्वायरमेंट वाटर है जो कि सॉइल से पूरी होती है। ठीक है। और नंबर 4 पे रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेते हैं भी, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़िए बाहर की तरफ, क्या छोड़ रहे हैं, कहां चली गई, और प्लांट इसे क्या करते हैं, कैसे। तो बताइए, लीव्स में पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा, जिनसे प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में होता कैसे है, बोलो। इसके लिए पूरा हमारे पास टॉपिक है स्टोमेटा के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी है और स्टोमेटा फंक्शन कैसे करता है। समझ रहे हैं बात या नहीं। तो वहां इसके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर के अंदर बहुत बढ़िया से, गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी, वाटर का, फूड का, मिनरल का, सबका। ठीक है। इसलिए अभी इसके बारे में कोई भी डिस्कशन में, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी, पहली पिगमेंट है जो यहीं पढ़नी थी पढ़ ली, दूसरी लाइट है जो यहीं पढ़नी थी पढ़ ली, तीसरा वाटर और CO2 है। ये सिर्फ हमें एक एक लाइन पढ़ के निकलना है, क्योंकि इसके लिए पूरा हमारे पास क्या है, चैप्टर है, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको ये बात सेल बायोलॉजी में क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते टाइम मैंने खुद कहा था कि क्लोरोप्लास्ट का जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर की तरफ जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है उसके अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट है ग्रेना, और ग्रेना और स्ट्रोमा में मैंने ये भी आपको बताए थे कि क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। बेटा जल्दी है कहीं जाने की आपको, प्लीज आप चले जाइए अगर आप जाना चाह रही हैं तो, ठीक है। और अगर पढ़ना चाह रही हैं तो बैठिए, वरना कल से क्लास में मत बैठे आप। कितने साल से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं आप? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सेकंड है। कहां से बिलोंग करती हैं आप? है बेटा, पहले भी कोटा में पढ़ चुकी हैं आप? लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आई हैं? तो कितने साल का पैकेज लेके आई हैं, सही से बताइए मुझे आप। हाँ बच्चे, हरकतें तो है नहीं इस साल वाली। प्रॉब्लम है कोई भी आपको तो आप जाइए प्लीज। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर घड़ी बार बार मत देखिए आप। चलें भी आगे। तो आप ऐसे समझाइए कि भाई क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? एक ग्रेना पार्ट है मेम्ब्रेनस जिसमें लाइट रिएक्शन चलती है, और एक लिक्विड पार्ट है स्ट्रोमा जिसमें डार्क रिएक्शन चलती है। तो बेसिकली मैं वहीं से टॉपिक शुरू कर रहा हूं आपका व्हाट इज लाइट रिएक्शन। आप बताइए कि हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कैसा है? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक मेम्ब्रेन तो है आउटर मेम्ब्रेन ये, और एक है इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का जो स्पेस है वो उसको हम पेरीप्लास्टोडियल स्पेस के नाम से हमने पढ़ा था। अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो स्ट्रोमा है, और साथ ही साथ आपको समझना है कि भाई इसमें थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होती हैं। जो थाइलेकोइड ग्रुप बनाती हैं उनको ग्रेना थाइलेकोइड कहती हैं, और अकेली रहती हैं उनको स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था बहुत बढ़िया से, याद है आपको? यस और नो? और ऑल द थाइलेकोइड्स कलेक्टिवली आर नोन एज द ग्रेना। कंप्लीट मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज, एंड लिक्विड पार्ट सही है। इसमें ये जो थाइलेकोइड है बच्चे, इसका नाम था ग्रेना थाइलेकोइड, अगर आपको याद हो तो। और ये जो अकेले थाइलेकोइड मैंने बनाई है ये मैंने आपको बताई है स्ट्रोमा थाइलेकोइड। सही है? यस और नो? एंड ऑल द थाइलेकोइड्स कलेक्टिवली आर नोन एज ग्रेना। सही है? तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट यहां से यहां तक, ये कंप्लीट पार्ट कैसा है? ग्रेना। सही है? बताइए जो ग्रेना है कौन है? ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस चलती हैं। क्या चलती हैं? क्लियर है बात या नहीं? जब ग्रेना पार्ट में लाइट रिएक्शंस होती हैं तो लाइट रिएक्शन से बनता है, बोलो, एटीपी, NADPS2, क्या क्या, और ऑक्सीजन। बोलो, ऑक्सीजन जैसी बनती है वैसी कहां चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। इसे हम फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट कहते हैं। बाय प्रोडक्ट या प्योर प्रोडक्ट कह देते हैं। बोलो, जैसा बनता है वैसा निकल जाता है। लाइट रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन में क्या बनती है? NADPS2 और ऑक्सीजन आगे कहीं काम, कहां निकल जाती है? एटमॉस्फेयर में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट। कौन? क्लियर है बात या नहीं? आप बताइए कि जो स्ट्रोमा पार्ट है कौन? स्ट्रोमा पार्ट में चलती हैं डार्क रिएक्शंस। क्या चलती हैं? और डार्क रिएक्शन से बनता है ग्लूकोज, जो कि प्लांट के लिए फूड है, और प्लांट इसे स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है? यस और नो? बताइए कि जो एटीपी और NADPS2 है कौन? यही काम आते हैं बच्चे डार्क रिएक्शन को चलाने में। बोलो, ATP and NADPS2 are used in dark reaction for the synthesis of glucose। इसीलिए ATP और NADPS2 को एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहा जाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड, एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपाउंड। बोलो, लाइट वाली एनर्जी एटीपी और NADPS2 में है, और वो एटीपी और NADPS2 डार्क रिएक्शन में काम आते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है बात? यस और नो? तो लाइट रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPS2 बना, और साथ में ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन यहां पर क्या है? ऑक्सीजन यहां पर क्या है? बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और एटीपी और NADPH2 कहां यूज आते हैं? डार्क रिएक्शंस में। कहां यूज आते हैं? डार्क रिएक्शंस में। और डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 से ही ग्लूकोज बनता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि डार्क रिएक्शन चलेंगी तो तो इसका मतलब है लाइट रिएक्शन तो ऑलरेडी चल ही रही है। तो लाइट रिएक्शन चलेगी तभी तो डार्क रिएक्शन चलेगी। तो पहले क्या चलना चाहिए और उसके बाद? इसलिए एनसीईआरटी पहले आपको लाइट रिएक्शन पढ़ा रही है। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग जो आई है बच्चे वो कौन सी आई है? व्हाट इज लाइट रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस कहां होती हैं? और ग्रेना किससे मिलकर बनता है? थाइलेकॉइड से। बोलो अगर आप एक थाइलेकॉइड के बारे में जानते हो, बोलो ऐसे, तो इसका सीधा मतलब है कि आप लाइट रिएक्शन समझ जाओगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं ना पहले, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में से एक थाइलेकॉइड को बाहर निकालते हैं। क्लोरोप्लास्ट में से क्या करेंगे? एक थाइलेकॉइड को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीना पार्ट में लाइट रिएक्शन हो रही है जिससे एटीपी और NADPH2 बनेगा। एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कंपाउंड है और वो एटीपी और NADPH2 डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। क्या बनाने के लिए? क्लियर है बात या नहीं? तो अभी ऐसा करते हैं कि अपने क्लोरोप्लास्ट में से बाहर निकालते हैं थाइलेकॉइड को, ठीक है। तो अब यहां से मैं एक थाइलेकॉइड बाहर निकाल के ला रहा हूं। आप बताइए कि भाई ये एक थाइलेकॉइड है और थाइलेकॉइड में मेम्ब्रेन कितनी? एक। यही तो समझना है। अब हम क्या कर रहे हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन को थोड़ा वाइड कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपको मेम्ब्रेन दो दिख रही है लेकिन मेम्ब्रेन है एक ही। ये मेम्ब्रेन की मोटाई है, बोलो समझ रहे हो बात या नहीं? तो बोलो ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। मेम्ब्रेन कोई भी हो, बोलो लिविंग की मेम्ब्रेन जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती हैं। तो बताओ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कितनी है? और क्लोरोप्लास्ट पर मेम्ब्रेन कितनी है? हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लेकिन उसकी थाइलेकॉइड में एक ही मेम्ब्रेन होती है। थाइलेकॉइड में एक ही मेम्ब्रेन होती है। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब बताइए कि जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में बोलो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते टाइम भी बता के आया था। और बताइए कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, सिंगल सिंगल नहीं होते। कैसे होते हैं? और वन ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज नोन एज द क्वांटासोम। रिमेंबर? एक ग्रुप का नाम क्या है? और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? बोलो क्लोरोफिल्स हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं। बस कैरोटिनॉइड कम है और क्लोरोफिल, इसलिए ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। बोलो अगर कैरोटिनॉइड क्या होते तो ये क्रोमोप्लास्ट हो जाता। स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की सेम ही होती है क्योंकि एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, अगर आपको याद हो तो। इसलिए कच्चे फ्रूट जो होते हैं हरे होते हैं और कलरफुल हो जाते हैं पकने पर। याद है आपको? तो मैंने कहा था इनके स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। क्लोरोफिल ज्यादा मतलब क्लोरोप्लास्ट, कैरोटिनॉइड ज्यादा मतलब क्रोमोप्लास्ट। सही है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ये जो ग्रुप है, ये एक ग्रुप, इस एक ग्रुप का नाम क्वांटासोम। सही है। और एक क्वांटासोम के अंदर आप बताते हो 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। बताई थी मैंने ये बात भी आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाते टाइम। यस और नो? अच्छे से बताइए। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम तो क्या है? स्ट्रोमा। क्या नाम है? और जो अंदर भरा हुआ है उसका नाम? हाँ, अंदर की तरफ जो लिक्विड है उसका नाम क्या है? ल्यूमेन। और बाहर की तरफ? सही है बात? प्रॉब्लम यहां तक? साथ ही साथ आप बताइए कि जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ऑक्सीसोम्स F0 और F1 पार्टिकल याद है आपको? ये भी प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के केस में इनको F1 और F0 नहीं, CF1 और CF1 और CF0 कहते हैं। याद करो। और इनको दोनों को मिलाकर बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। ये एक थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर
है ना। आज के बाद आप क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूछो क्यों? फोटोसिंथेसिस शुरू यहीं से होता है। बोलो सबसे पहला काम फोटोसिंथेसिस का है क्या? लाइट एब्जॉर्ब करना। और लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट हैं? तो सबसे पहला काम क्या है? लाइट एब्जॉर्प्शन। कहां से शुरू होता है? क्वांटासोम से। तो बोलो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कौन कौन क्या है? क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? चलो, ये तो वैसे मैंने सेल बायोलॉजी में पढ़ाई दिया था आपको, है ना। अब क्या करते हैं, एक क्वांटासोम को बाहर निकालते हैं। इसी सीक्वेंस में तो चलते हैं कि पहले हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट से बाहर क्या निकाली? अब फोटोसिंथेसिस शुरू कहां से होता है? तो चलो क्वांटासोम को बाहर निकालते हैं। ऐसे डिटेल करते जाएंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा हमें। सही है। तो अब क्या करते हैं, क्वांटासोम को बाहर निकालते हैं। बोलो क्वांटासोम कुछ और नहीं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एक ग्रुप है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एक ग्रुप है। जैसे एक पिगमेंट ये है, एक ये है, ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स हैं बच्चे ये। तो क्वांटासोम कुछ और नहीं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप है, इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। रेड कलर में बनाए हैं वो कैरोटिनॉइड्स हैं, ग्रीन कलर में बनाए हैं वो क्लोरोफिल्स हैं। पिगमेंट के नंबर मैंने थोड़े कम ही रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये समझ लीजिए जो इनके साथ हो रहा है वही 250 से 400 के साथ हो रहा है। ठीक है बात या नहीं? लेकिन इस पूरे ग्रुप में से एक मैंने पिगमेंट अलग से बनाया है, हालांकि वो अलग है नहीं, बस मैं उसको अलग से दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आप बताइए कि ये जो अलग से मैंने एक पिगमेंट बनाया ना, ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का, जिसको कि रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। तो आप बताइए पूरे ग्रुप में से कोई एक क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर कहलाएगा पूरे ग्रुप में से। ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रुप में कोई और क्लोरोफिल ए नहीं है। भी एक क्लास के अंदर 10 बच्चे जिनका नाम निशा है, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक ही निशा मॉनिटर है। तो मॉनिटर कौन है? निशा क्लास में एक ही है। वही बात, रिएक्शन सेंटर कौन है? और पूरे के पूरे क्वांटासोम में क्लोरोफिल ए एक ही है, बहुत सारे हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपसे। क्लियर है बात या नहीं? तो आप बताइए क्लोरोफिल ए बहुत सारे हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर का काम कोई। ठीक है बात या नहीं? बाकी सबको क्या कहते हैं? बोलो LHC। बोलो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सही है। या इनका दूसरा नाम एंटेना मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर यहां बनाई है ना बच्चे मैंने, ये क्या है? एक बोलो क्वांटासोम है। और क्वांटासोम का फॉर्मेशन बहुत सारे पिगमेंट्स मिलकर कर रहे हैं ना, इसलिए इस ग्रुप को हम पिगमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अच्छा, LHC में क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। और एक क्वांटासोम का फॉर्मेशन 250 से लेकर 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं, है ना। मान लेता हूं इस क्वांटासोम में 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं। बोलो 200 क्लोरोफिल ए है, 150 क्लोरोफिल बी है और 50 कैरोटिनॉइड है। तो बोलो 50 तो कौन? 150 और 199 ये और एक ये। तो 200 क्लोरोफिल ए में से कोई एक रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है। मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं आपको। मतलब पूरे ग्रुप में रिएक्शन सेंटर कोई एक ही होगा, और वो होगा फिक्स क्लोरोफिल ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? अब आप बताइए कि भाई पिगमेंट्स का काम होता है लाइट एब्जॉर्ब करना। क्या करना? बोलो इन पे क्या गिरेगी? और जैसे ही सभी पिगमेंट्स पर क्या गिरने वाली है? क्या गिरेगी? तो बोलो ये सब क्या करेंगे? अपनी एनर्जी का रेजोनेंस ट्रांसफर एक दूसरे की तरफ, और फाइनली सब के सब मिलके अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे? एक तो बोलो रिएक्शन सेंटर खुद एनर्जी लेगा,
लाइट एब्जॉर्ब करके, दूसरा सारे मिलकर उसको एनर्जी दे देंगे, यस और नो। तो बोलो इसके पास तो एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाएगी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और ये होगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। सही है। और यही इलेक्ट्रॉन आगे बोलो फोटो सिंथेसिस प्रोसेस को चलाएगा। तो आप कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में चलता है, तो बोलो लाइट थोड़ी चलाती है, लाइट वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आती है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को चलाता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो, यस और नो। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन निकलता है रिएक्शन सेंटर का, और बाकी सब जो होते हैं वो अपनी एनर्जी देते हैं रिएक्शन सेंटर को। सही है बात या नहीं? यस और नो। इसलिए तो बाकी सबको कहा गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वे लोग इन पे लाइट गिरती है, लाइट एनर्जी को इकट्ठा करके किसको देते हैं? हाँ, और रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? और इनको एंटेना मॉलिक्यूल भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी की वजह से तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है। भी अपने घर पे टीवी वाला एंटीना लग रहा होता है ना, वो क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है, सेटअप बॉक्स को देता है, फिर वो टीवी चलाता है। आप बताओ, यहां एंटेना एलएचसी, सेटअप बॉक्स क्लोरोफिल ए, और टीवी हो गया प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो बोलो एंटेना ने सिग्नल्स रिसीव किए, क्लोरोफिल ए नाम के सेटअप बॉक्स को दिए, जिससे फोटोसिंथेसिस नाम का टीवी चल गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप एक बात और सोचिए, एंटेना जो होता है ना, अपने घर पे छतरी लग रही होती है जो डिस्क, सही है, उसका काम क्या है? नहीं, सिग्नल रिफ्लेक्ट करना। रिसीव तो उसके ऊपर कैमरा करता है। आप कभी देखना, एंटेना जो होता है ना, एंटेना में जो कैमरा लगता है ना, कैमरा, वो कभी भी सैटेलाइट की फेस की तरफ नहीं होता, वो हमेशा डिस्क की तरफ होता है, शेप फेस उसका। और उसको डिस्क ऐसी बनाई जाती है कि भाई सिग्नल्स बल्क में यहां गिरते हैं और सभी सेंट्रलाइज हो जाते हैं कैमरा पर, जिससे कैमरा का जो फेस है ना, वहां पर बहुत सारे सिग्नल एक साथ आते हैं। तो सैटेलाइट से कहां गिरे, और डिस्क उसको रिफ्लेक्ट करके कैमरा को दे देती है। सोचो, अगर मैं डिस्क हटा दूं, सही है, और कैमरा का फेस सीधा सैटेलाइट की तरफ कर दूं, क्या सिग्नल रिसीव होंगे? कान पे पड़ेगी, बोलो यस सर। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो सिग्नल रिसीव होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। वही मैं समझाना चाहता हूं। बच्चा कहता है जब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर नहीं देना है, तो बाकी सबको रखने की जरूरत कहां है? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप बताइए कि फिर आपको सारी एनर्जी लाइट से लेनी पड़ेगी। आज आपका, मैं कह रहा हूं, टोटल सनलाइट जो आती है ना, उसका 1 से 2% ही यूज कर पाते हैं इस अर्थ पर फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब इतनी कम लाइट के साथ, इतनी एफिशिएंसी के साथ कैसे चला पा रहे हो? क्योंकि हमने साथ में क्या रखे हुए हैं? एसेसरी पिगमेंट, एलएचसी रखा हुआ है। ये एलएचसी क्या करता है? एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जब पढ़ोगे तो मिलेंगी कि एलएचसी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कैसे? तो पता होना चाहिए कि अकेला क्लोरोफिल ए जो है वो भी तो काम कर सकता था ना, लेकिन साथ में इतने सारे पिगमेंट्स क्यों रखे गए ग्रुप में? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं बात अच्छे से? और बताइए बच्चे, इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, हार्वेस्ट करना, रिएक्शन सेंटर को देना, और प्रोसेस फोटोसिंथेसिस चलाना। यस और नो? इसलिए इस पूरे ग्रुप को पिगमेंट सिस्टम के साथ साथ फोटो सिस्टम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करना। तो आज के बाद फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम, क्वांटासम, तीनों एक ही मतलब है तीनों का। कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? पक्का? बोलो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर। ये बात दिमाग में रखना कि क्लोरोफिल ए एक ग्रुप में, एक फोटो सिस्टम में, एक पिगमेंट सिस्टम में एक से ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्शन सेंटर हमेशा एक ही होगा। सही है बात या नहीं? तो बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ reaction center there are two types of pigment systems are found in the plants. एक तो बोलोगे पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम या
इन शॉर्ट इसे PS1 लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा बताओगे पिगमेंट सिस्टम 2, और इसे शॉर्ट में PS2 लिखा जाता है। और किसके बेस पर है? रिएक्शन सेंटर के। और रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन होता है? वो चाहे पिगमेंट सिस्टम 1 हो और चाहे पिगमेंट सिस्टम। इसके रिएक्शन सेंटर को बोलो P700 लिखते हैं। PS1 के रिएक्शन सेंटर को क्या लिखते हैं? मतलब PS लिखा हो ना, PS, तो आप समझना पूरा ग्रुप, लेकिन अकेला P700 लिखा हो तो बोलना रिएक्शन सेंटर। ठीक है बात या नहीं? ऐसे पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है ना बच्चे, उसके रिएक्शन सेंटर को वो भी क्लोरोफिल ए ही होगा। सही है? बोलो इसको P680 लिखते हैं। इसका मतलब PS2 लिखा हुआ है, मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है पिगमेंट्स के, लेकिन सिर्फ P680 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ रिएक्शन सेंटर की बात हो रही है। क्लियर है बात या नहीं? अच्छा, यहां P से क्या मतलब है? P700 P680 में P फोटो से, यस और नो? बिल्कुल गलत बात बच्चे। फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम तो PS होता है। बोलो यहां P का मतलब, बोलो पीक है, पीक, लिमिट। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये भी एनसीईआरटी में ही है, हाँ, लेकिन पढ़ा नहीं आपने कभी, आज पढ़ाएंगे आपको, बढ़िया से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो आप। पी का मतलब क्या है? पीक है, लिमिट है, कि भाई ये 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, उससे ज्यादा नहीं, और ये 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, उससे ज्यादा नहीं। सही है बात या नहीं? अच्छा बताओ, 670 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, कौन एब्जॉर्ब करेगा? ए या P700 या P680? दोनों। आप ये मत बोलो कि कोई नहीं, आप ऐसे मत समझो कि P700 की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो मतलब सिर्फ P700 की करेगा, नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी कि 700 तक एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब 700 से कम भी कर सकता है। ये 680 तक लाइट एब्जॉर्ब करता है, P मतलब पीक, लिमिट, इसका मतलब लाइट इससे कम भी एब्जॉर्ब करता है। एक जग में 5 गिलास पानी आता है, क्या उसमें 4 नहीं आ सकते? तो वही बात है बच्चे, लिमिट उसकी लास्ट बताइए आपको कि 700 नैनोमीटर है। यहां 700 और 680 नैनोमीटर है कि 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, 700 नैनोमीटर की लाइट, ये लास्ट पीक है, लिमिट है उसकी। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। दूसरी बात बताइए, एक ही थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में अलग अलग तरह के पिगमेंट सिस्टम हो सकते हैं। आपको एक बात समझनी है, पूछो क्या? जितने भी पिगमेंट सिस्टम होंगे सबका LHC तो एक जैसा ही होगा, डिफरेंस सिर्फ रिएक्शन सेंटर का है, क्योंकि मैंने आपको पहले यह लिखवाया कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर। सही है बात या नहीं? इसका मतलब आप बताइए, एक थाइलेकोइड में दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम हो सकते हैं। अगर मैं इसको क्या लिखूं तो बताओ इसका रिएक्शन सेंटर क्या होगा? समझ रहे हो बात या नहीं? मतलब एक ही थाइलेकोइड में दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम हो सकते हैं और होते भी हैं। क्लियर है बात? अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? एक बात और सुनना, पिगमेंट सिस्टम 1 और 2, बोलो। नाम दिए ना 1 और 2, तो बच्चों को लगता है अच्छा 1 पहले काम करता है 2 बाद में, नहीं। बोलो लाइट दोनों पे साइमल्टेनियसली गिरेगी। ऊपर से जब सनलाइट आती है तो क्या होता है कि 2 सनराइज होते हैं क्या? पहले एक सनराइज होता है, वो कहता है कि मैं PS1 के लिए आया हूं भाई, फिर थोड़ी देर में मतलब दूसरा सनराइज होता है, वो कहता है मैं PS2 के लिए आया हूं। नहीं, बोलो एक ही सन से साइमल्टेनियसली दोनों पर लाइट गिरती है, तो वर्क दोनों का साइमल्टेनियस होता है, दोनों एक्साइट एक साथ होते हैं। 1 और 2 जो नाम दिया गया है, बोलो इनकी डिस्कवरीज के बेसिस पर है, इवोल्यूशन के अंदर डेवलपमेंट के बेसिस पर है। अर्थ पर पहले PS1 डेवलप हुआ था, फिर PS2। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए इनके डिस्कवरी के बेसिस पर है कि पहले कौन डिस्कवर हुआ और बाद में। तो 1 और 2 नाम इनकी डिस्कवरी पर बेस्ड है, ना कि इनकी फंक्शनिंग पर। फंक्शनिंग तो दोनों की साइमल्टेनियस होती है। सही है बात या नहीं? अब आप सोचो बच्चे, अपने पास ना एक प्लांट है, क्या है? इस प्लांट पर लाइट आ रही है 670 नैनोमीटर की,
बताओ PS1 काम करेगा 2? PS1 काम करेगा 2? नहीं, पहले जैसे दोनों बोला था वैसे बोल के दिखाना। हाँ चलो, बड़ा बड़ा अच्छा सा बोलती है दोनों दोनों। मेरे को करना नहीं आ रहा है इसको, कभी फ्री टाइम में, यहाँ अभी टाइम नहीं है अपने पास, यहाँ बुलवा के बुलवाएंगे इससे, फिर आप देखना। 70 से 80 कर दूं तो कौन काम करेगा? और 690 पर 2 काम क्यों? सीख गए ना तुम लोग? पक्का? एक बढ़िया सी बात बताता हूं जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं लाइन पढ़ते टाइम एनसीईआरटी से। मैं बताता हूं क्या है। ऐसे ना पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम है, ये तो पूरा हो गया ये। बोलो ऑल द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम फॉर्म LHC। all the pigments of photosystem form LHC। अच्छा एक छोड़ना है, हाँ तो यही तो छोड़ना है, वहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। और एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और बच्चा क्या है उस लाइन को लेके ना घूमता रहता है काउंटर पे, सर ये बताना, सर ये बताना, सर ये बताना। तो सही तो लिखा है उसने, वो कहता है कि एक फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट होते हैं सारे LHC बनाते हैं एक को छोड़कर, और वही रिएक्शन सेंटर होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसका मतलब LHC में रिएक्शन सेंटर इंक्लूडेड मींस आपको ध्यान रखना है कि फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन LHC और रिएक्शन सेंटर मिलकर करते हैं। समझे बात? नहीं समझ पाए? पक्का? अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ो। एनसीईआरटी में देखो बच्चे, फिगर 13.4 पे आपको डायग्राम पिगमेंट्स का दिया गया है। एक तरफ से लाइट आ रही है, लाइट को आगे फिर एनर्जी को ट्रांसफर होते हुए दिखाया रेड लाइन से, रिएक्शन सेंटर के पास गए और वहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास गया? प्राइमरी। अब वो ये बात समझनी है कि अब बच्चा कहता है सर आपने तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लिखा और एनसीईआरटी ने प्राइमरी, तो ये भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमारा फोकस सिर्फ नीचे वाले ग्रुप पे है, ऊपर प्राइमरी एक्सेप्टर या प्रोसेस पे तो अभी आए नहीं हम, तो बढ़िया से बताएंगे। यहां क्या है, इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने एक तीर से 2 निशाने मारे। पूछो कैसे? वो पता चलेगा आपको फ्यूचर में जब मैं आपको प्राइमरी एक्सेप्टर समझाऊंगा तब। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 211 पे व्हाट इज लाइट रिएक्शन में जितनी बातें लिखी थी, जितनी बोर्ड पे हैं, सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं कंप्लीट। आप इसको पूरा पढ़िए जल्दी से। एक लाइन मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, बाकी सब बता चुका हूं। आप पढ़िए, आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, जल्दी से पढ़िए प्लीज। एक मिनट रुक जाओ, पढ़ लें सब, फिर करते हैं बात, है ना? हो गया जी? हाँ बेटा, क्या कह रही हैं आप? वो कौन सा होगा और कैसे डिसाइड होगा? बोल रिडॉक्स पोटेंशियल से, बोल ऐसे पोटेंशियल से पूछ, वो क्या होता है बताएंगे तेरे को, बढ़िया से बताएंगे। मेरे को ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि इतने सारे क्लोरोफिल में से ये कैसे डिसाइड होता है कि रिएक्शन सेंटर कौन।
है ना। तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है, हालांकि रेडॉक्स पोटेंशियल टर्म कोई है नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसकी एक वैल्यू है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना रेडॉक्स, तो बताया जाता है आपको कि इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो बहुत बढ़िया से बताऊंगा जब मैं आपको जेड स्कीम पढ़ाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए ही होता है, लेकिन एक ही क्लोरोफिल ए दो पिगमेंट सिस्टम का सेम रिएक्शन सेंटर नहीं हो सकता। एक अलग पिगमेंट सिस्टम का अपना एक रिएक्शन सेंटर होगा और एक दूसरे ग्रुप का अपना एक रिएक्शन सेंटर होगा। इसलिए तो मैंने ऊपर लिखा ना थाइलेकोइड के अंदर अलग अलग पिगमेंट सिस्टम मैंने बनाए। तो मैंने एक को 1 अगर मार्क किया है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1/2, मैं कह रहा हूं दोनों पिगमेंट सिस्टम में से एक ग्रुप या तो 1 होगा या 2 होगा। एक ही होगा, पूरे ग्रुप के लिए कोई एक ही रिएक्शन सेंटर होगा। तो ये डिफरेंट से मतलब ये हो गया कि ये मत समझो कि डिफरेंट टाइप है क्लोरोफिल ए ही, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर एक पिगमेंट सिस्टम के लिए वो किसी दूसरे के लिए नहीं होगा, वो इसी का रिएक्शन सेंटर है। और बताओ। अभी तो पढ़ाई मैंने कहा था ना, मैं ये लाइन लेके घूमते हैं बच्चे, लाइन पढ़ बढ़िया थे दोबारा से। द LHC मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स। हाँ ये लाइन मैंने कहा ना कि आपको मैंने बताई नहीं अभी, एक ही तो लाइन मैंने बताई आपको कि बताया नहीं मैंने अभी अभी। वो लाइन मैं आगे बताऊंगा कि बहुत सारे प्रोटीन्स इनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, पूछो क्यों, अभी पता ही नहीं चलेगा अगर बता भी दूंगा तो। एक ही लाइन छुड़वाई है, बाकी सब बताया मैंने। हाँ बच्चे, गलत हो गया ना फिर तो। आप ये समझो, क्या सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल LHC बनाते हैं? बोलो हाँ, एक को छोड़कर। तो अगर वो एक को छोड़कर नहीं लिखेगा फिर तो गड़बड़ हो गई ना। ऑल टाइप थोड़ी बोला है, ऑल द पिगमेंट से मतलब नंबर है ना। अगर क्वेश्चन वो पूछेगा ना जिसपे तो आप पूछने जा रही हो, वो ये है कि ऑल टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन 1 LHC। यस, ए बी, बी बी, कैरोटिनॉइड, आप ये पूछना चाह रही हैं। और बताओ, समझ आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं काम को। लाइट रिएक्शन पढ़ाता हूं मैं आपको, है ना। देखो लाइट रिएक्शन होती कहां है, बोलो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, है ना। बातें सारी करनी है बच्चे, लेकिन करेंगे थोड़ा तरीके से। ये एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसी में लाइट रिएक्शन होती है, तो थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं इसको अपने। और ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूं जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं अभी। पूछो क्या? कि जब मैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बनाता हूं ना बच्चे, तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की मोटाई है ये, ठीक है। मतलब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसको एक तरफ से मैंने थोड़ा वाइड बनाया और एक तरफ से नैरो, सही है। तो बच्चा ये भी पूछ लेता है कि ऐसी होती है क्या थाइलेकोइड? तो ऐसी होती नहीं है। इस जगह पे मैं आपको लाइट रिएक्शन समझाऊंगा। चारों तरफ से इक्वली थिक होती है मेम्ब्रेन, तो समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन जिस पोर्शन में आपको लाइट रिएक्शन समझाऊंगा उसको मैं थोड़ा वाइड बना लेता हूं, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए मेरे को। समझ रहे हैं बात या नहीं? और ये अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम क्या है? ल्यूमेन है। और बाहर की तरफ जो भरा हुआ है उसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है जिसका नाम है PS1। PS1 अभी पढ़ के आए ना अपने। तो मैं कहूं कि जैसे ये एक पिगमेंट सिस्टम 1 है और इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो P700 है। क्या है? इस पे गिरेगी, बोलो लाइट। क्या गिरेगी? तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। क्या एक्साइट होगा? और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां पर दिया जाता है एक आयरन सल्फर प्रोटीन को। तो बोलो आयरन सल्फर प्रोटीन इस P700 का प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो अभी भी लिखा था हमने। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो P700 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? और ये आयरन सल्फर प्रोटीन इस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है FD को। किसको?
एफ डी को ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है? एफ डी को। बच्चे मार्कर पकड़ना, एक ब्लैक कलर का, एक पकड़ के ला मार्कर, भाग के जा। एफ डी का नाम है फेरेडॉक्सिन और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तीन बातें याद करो, बोलो कैरियर, डोनर, एक्सेप्टर। डोनर होता है जो देता है, एक्सेप्टर होता है जो, और कैरियर होता है जो लेकर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो डोनर से लिया, एक्सेप्टर को दिया, तो बीच वाला कौन हो गया? तो बोलो फेरेडॉक्सिन जो है, फेरेडॉक्सिन वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कौन? फेरेडॉक्सिन। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो पहला नाम मैं आपको बता रहा हूं एफ डी, आप इसे याद करें, फेरेडॉक्सिन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा स्ट्रोमा के अंदर एनएडीपी को, और एनएडीपी एक को एंजाइम है। याद करिए, एनएडी, एनएडीपी, को एंजाइम एलएटीपीपी। तो बोलो एनएडीपी एक को एंजाइम है। नियासिन विटामिन कंटेनिंग को एंजाइम, को एंजाइम सेकेंड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। याद है आपको या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए कि जो एफडी है वो अपना इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को देगा, और एनएडीपी एक को एंजाइम है। बोलो को एंजाइम बिना एंजाइम के काम कर ही नहीं सकता, वो तो एपो एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है ना। तो आप बताइए कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की जो सरफेस है स्ट्रोमा साइड में, मेम्ब्रेन की जो किस तरफ, वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है। बोलो एनएडीपी रिडक्टेज। क्या नाम है? जो कि एनएडीपी के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन बोलो एनएडीपी को मिलेगा। यस और नो? यस और नो? और एनएडीपी जो है कौन? ये पूरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं एनएडीपी, या मैं इसको कोएंजाइम सेकंड लिखता हूं। बोलो ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और बताइए हाइड्रोजन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों। सही है? तो एनएडीपी के पास इलेक्ट्रॉन तो आ गए एफडी से, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, एफईएस ने या एफडी ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। हाँ, वो तो कैरियर है, इलेक्ट्रॉन तो पीएस1 का है। डोनर कौन है? हाँ, और एक्सेप्टर कौन है? और जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रोमा से H+ आयंस लेते हैं और बनाते हैं NADPH2। क्या बनाते हैं? और FeS अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इसलिए कुछ किताबें इसे FRS भी लिखती हैं। बोलो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बोलो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फेरेडॉक्सिन का क्या करवा रहा है? क्लियर है बात या नहीं? आप बताइए बच्चे की जो स्ट्रोमा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? इस स्ट्रोमा पार्ट में डार्क रिएक्शन चलती हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले। सही है? और उन डार्क रिएक्शन से बोलो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? और ग्लूकोज में जो कार्बन होता है ना, बोलो वो CO2 वाला होता है, और ये CO2 एटमॉस्फेयर से आती है। CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या नहीं है? CO2 में क्या नहीं है? बोलो वो हाइड्रोजन इनको देता है NADPH2, और NADPH2 हाइड्रोजन देके फिर से खुद क्या बन जाएगा? क्योंकि ये तो विटामिन है, और विटामिन सेल में कभी भी जरूरत से और जरूरत से हमेशा एप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं, इसलिए ये बनते हैं फिर यू टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, ये काम चलते रहता है इनका। NADP से NADPH2, NADPH2 अपने हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में देगा और फिर से NADP बन के तैयार कि लाओ और इलेक्ट्रॉन लाओ। बोलो सारा दिन यही काम होता है। जब तक लाइट गिरती रहेगी ना PS1 पर, तब तक यही काम चलेगा सारा दिन। सही है? और बोलो NADPH2 अपने हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में देता है CO2 को, और उसका करवाता है रिडक्शन। क्या करवाता है? इसीलिए NADPH2 को बोलो रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर आपको रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए ना फोटोसिंथेसिस में कभी भी, या रिड्यूसिंग एनर्जी, तो आप बताना NADPH2। एसिमिलेटरी पावर में ATP और NADPH2 दोनों आते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रिड्यूसिंग पूछा जाए तो आप बताना NADPH2। NADPH2 हाइड्रोजन देता है, और हाइड्रोजन देकर रिडक्शन करवाता है किसका? डार्क रिएक्शन में CO2 का।
लेकिन यहां इस पूरे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है कि PS1 श्योर करता है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन हर बार ले जाते हो और NADP को दे देते हो, वापस आते नहीं मेरे पास इलेक्ट्रॉन, एस तो मेरे इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा। जैसे बात समझाता हूं तो बच्चा कहता है कि सर आपने कल यह भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट्स में से निकलते हैं या पिगमेंट सिस्टम से निकलते हैं या क्लोरोफिल से निकलते हैं वो वाटर बैलेंस कर देता है, लेकिन आपको यह बात समझनी है कि PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन होता ही नहीं है। PS1 और PS2 दो पिगमेंट सिस्टम है, दोनों में से PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन, इसका मतलब PS1 में कभी भी वाटर बैलेंस करवाता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फिर बताइए कि इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस कौन करवाता है? तो आप बताइए, इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करवाता है इसी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक दूसरा पिगमेंट सिस्टम जिसका नाम क्या है और उसका रिएक्शन सेंटर क्या है? क्या है? P680। और इस पर भी क्या गिरेगी? और आपको मैं क्लियर कर दूं, बच्चा कहता है पहले लाइट उस पे गिरी फिर लाइट इस पे गिरी, नहीं, लाइट दोनों पे एक साथ गिरी। ऐसे बोलो आप, लाइट दोनों पे लाइट दोनों पे एक साथ गिरेगी, सही है। जैसे गिरेगी तो इसके रिएक्शन सेंटर से भी क्या निकलेंगे, और इसका प्राइमरी एक्सेप्टर बोलो फियोफाइटिन। अब देखो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 211 खोलो, आप फिगर 13.4 है, खुला क्या? इस फिगर में देखो बच्चों, अगर मैं ये डायग्राम जो LHC वाला आपको दिया गया है ना, इसमें मैं रिएक्शन सेंटर लिख दूं P700, है ना, और पूछ लूं कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन, और अगर मैं रिएक्शन सेंटर को लिख दूं P680, मैंने कहा ना डायग्राम एक है लेकिन समझाते दो हैं। आप सोचो अगर मैं प्राइमरी एक्सेप्टर लिख दूं FES और आपसे पूछूं कि इसका रिएक्शन सेंटर कौन, और अगर मैं प्राइमरी एक्सेप्टर लिख दूं फियोफाइटिन और आपसे पूछूं कि इसका रिएक्शन सेंटर कौन, अरे रिएक्शन सेंटर कौन? P680 रिएक्शन सेंटर, हां, पूरा डायग्राम PS2 और PS1 का होगा, रिएक्शन सेंटर तो P700 और P680 होगा। और एक ही थाइलेकोइड में दोनों प्रेजेंट है और दोनों पे क्या गिरी? और लाइट गिरते जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले वो तो चले गए किसके पास? NADP के पास। NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से, और बन गया NADPS2, और उससे क्या चल रही है? डार्क रिएक्शन। बताओ PS2 के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? यहां ना पोजीशन का खास ध्यान रखना है आपको। पूछो क्या? PS2 को बनाते टाइम मैं ल्यूमेन वाली साइड में बना रहा हूं, और फियोफाइटिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास? प्लास्टोक्विनोन। बोलो क्विनोन। ये जो प्लास्टोक्विनोन है बोलो, ये हाइड्रोजन कैरियर होता है। क्या होता है? तो प्लास्टोक्विनोन और PQ की इसकी फियोफाइटिन की जो पोजीशन है ना बच्चे, वो मैं स्ट्रोमा साइड में रख रहा हूं, और ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है साफ साफ, पढ़ते टाइम ध्यान रखिएगा आप। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि पोजीशन जो होती है प्राइमरी एक्सेप्टर की और प्लास्टोक्विनोन की, वो किस तरफ है? स्ट्रोमा की साइड में। कहां मेंशन है? जो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको, पहले तो इसकी डिटेल करवाऊंगा मैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? फिर आप बताइए, जब PQ के पास क्या आए? अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, बोलो इलेक्ट्रॉन तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आते ही PQ कहता है कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, प्रोटॉन भी चाहिए, क्योंकि मैं तो पूरा हाइड्रोजन कैरी करता हूं, मेरा नेचर ऐसा है कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन आएगा तो मुझे प्रोटॉन भी कैरी करना पड़ेगा साथ में। सही है बात या नहीं? तो इसको रखा किस तरफ गया है? तो बोलो ये क्या करता है? स्ट्रोमा से H+ ले लेता है, और स्ट्रोमा से H+ लेके बनाएगा, बोलो PQH2। क्या बनाएगा? बोलो PQH2। और ये PQH2 फिर से किसमें बदलेगा? इसे ना क्विनोन साइकिल कहते हैं, क्विनोन साइकिल ETS के दौरान चलता है, ठीक है। PQ प्लास्टोक्विनोन, बोलो क्विनोन, NONE। क्या बोल रहा हूं मैं? क्विनोन, PQ। और अगर बच्चे यहां नोल हो जाए ना, ये क्या हो जाए? तो आप समझना PQH2, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाए तो नॉन नोल में हो जाता ऑल। समझ रहे हैं बात या नहीं? समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अगर नॉन लिखा हो तो प्रोटीन, सिंपल, और अगर नॉल लिखा हो इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ गए हैं,
ठीक है बात या नहीं? तो बोलो प्लास्टोक्विनॉन से प्लास्टोक्विनॉल, क्विनॉल से फिर क्विनॉन, लेकिन फिर क्विनॉन बनने के लिए हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, यस और नो? तो आप बताइए कि क्या है कि इसके अंदर ना जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है इसमें एक स्पेशल बोलो कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में ये साइटोक्रोम आपको दो टाइप के याद करने हैं, एक तो साइटोक्रोम याद करना है आपको B6 और एक याद करना है साइटोक्रोम F। तो बताइए एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, दो टाइप के साइटोक्रोम मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम। और F की पोजीशन होती है वो किस तरफ होती है? नहीं, ल्यूमेन की तरफ। मैं इसको डायग्राम को घुमा दूं ऊपर की तरफ कर दूं, फिर ल्यूमेन की तरफ है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और फिर आप बताइए कि भाई PqS2 से जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, हाइड्रोजन्स वो किसको दिए जाते हैं? और बताओ कि जो साइटोक्रोम है, बोलो, ये एक प्रोटीन है, पोरफायरिन स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और ये बात दिमाग में रखिए कि जब जब मेम्ब्रेन्स में ETS पढ़ेंगे ना, जब जब मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम तो पक्का पढ़ेंगे हम, ठीक है? और साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं और बढ़िया से काम करते हैं ETS के दौरान। उसका कारण क्या है कि इनकी कोर मेटल आयरन होती है, साइटोक्रोम्स की कोर मेटल आयरन होती है, और आयरन की दो फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड भी और रिड्यूस्ड भी। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए बढ़िया से इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाते हैं ये लोग। इसलिए जब जब ETS पढ़ोगे तो साइटोक्रोम पक्का पढ़ोगे। और ये पोरफायरिन स्ट्रक्चर है, पोरफायरिन मतलब जैसे क्लोरोफिल का हेड पड़ा था, बस वहां सेंटर में मैग्नीशियम था, यहां सेंटर में आयरन होता है। और आयरन की कितनी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड भी और, इसलिए जब जब ETS पढ़ेंगे तो बोलो साइटोक्रोम तो पक्का पढ़ेंगे। तो साइटोक्रोम क्या कैरी करेगा? लेकिन PqS2 तो पूरा देगा ना, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी, हाँ या ना? अब आप दुकान पे जाके पार्ले जी बिस्किट अंकल से मांग लो कि लो और भैया, और आप हमें क्या दे दो? पार्ले जी बिस्किट। अब वो तो आपको पूरा पैकेट देगा ना, उसमें प्लास्टिक का रैपर भी होगा। डिपेंड तो आप पे करता है कि आप रैपर खाते हो या बिस्किट, ये आपका नेचर है। तो वही आप बताइए कि साइटोक्रोम का नेचर है कि वो सिर्फ क्या रखता है? वो कहता है कि मुझे प्रोटॉन्स की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कि इसके पास जो प्रोटॉन्स है ना बच्चे, वो प्रोटॉन्स फिर ल्यूमेन में गिरा दिए जाएंगे। तो आप बताइए कि रैपर हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो वही बात है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो किस तरफ आ गए, और इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए? और साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे एक छोटा सा प्रोटीन है बच्चे, प्लास्टोसाइनिन, उसके पास जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आते हैं, और ये खुश हो जाता है कि भाई मेरे जो इलेक्ट्रॉन गए थे ना वो वापस आ गए। तो PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन जो बच्चे प्रोटीन है एक छोटा सा जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। तो बोलो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो किसके पास गए? PS1 के पास। ठीक है, कल यहीं से शुरू करेंगे, जब मैं आऊं तो मेरे को बता देना आप, ठीक है? हाँ चलो जाओ, हो गई छुट्टी तुम्हारी।